जब एक खूबसूरत लड़की ने कैफ़े आज़मी के लिए अपनी मंगनी तोड़ दी। हैदराबाद के एक मुशायरे में जब कैफ़े आज़मी अपना एक गीत सुना रहे थे तो उनके गाने के अंदाज ने एक हसीना को मजबूर कर दिया कि वो किसी और से हो जाने वाली अपनी मंगनी तोड़ दें। इस महफिल में खूबसूरत ख़वातीन ने उस दिन सफ़ेद हैंडलूम कुर्ते, सफ़ेद शलवार और धनक रंग का दुपट्टा पहन रखा था। अतर इलाही रज़वी अल मरूफ कैफ़े आज़मी एक लंबे दुबले पतले खूबसूरत नौजवान उस दिन अपनी गरजदार आवाज़ में ये गीत सुनाया था जिसका उन्वान था ताज। बाद में वही हसीना जिसका नाम शौकत उनकी बीवी बन गई। इस मुशायरे को याद करते हुए शौकत आज़मी ने बीवी से बताया कि जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो लोगों का हजीम कैफ़े और अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी की तरफ ऑटोग्राफ बुक के साथ जमा हो गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज की लड़कियां कैफ़े पर शहद की मक्खियों की तरह लपक रही थी। मैंने कैफ़े पर उड़ती हुई निगाह डाली और सरदार जाफरी की तरफ मुतवज्जे हो गई। जब हजूम कम हुआ तो मैंने बहुत अदाद से अपनी ऑटोग्राफ बुक कैफ़े की तरफ बढ़ा दी। इस पर उन्होंने एक बहुत मामूली सा शेर लिख दिया। बाद में जब मुझे मौका मिला तो मैंने उससे पूछा कि आपने मेरी किताब पर इतना ख़राब शेर क्यों लिखा। वो कहती हैं कि कैफ़े ने मुस्कुरा कर कहा कि आपने पहले जाफरी साहब से ऑटोग्राफ क्यों लिया। मैं हंस पड़ी और यहीं से हमारा प्यार शुरू हुआ। इसी दौरान एक और महफिल में कैफ़ी ने कांपते हुए हाथों से सिगरेट जलाई, बाल पीछे किए और अपनी मशहूर नज़म औरत शुरू की। ये नज़म सुनकर हसीना शौकत अपने वालिद से कहा कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ कैफ़े से। जब लड़के को इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने वालिद के रिवाल्वर से खुदकशी करने की कोशिश की। शौकत कैफ़ी ने कहा कि मेरे वालिद बहुत ज़हीन और तरक्की पसंद आदमी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊँगा, वहाँ तुम देखो कि कैफ़ी कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर तुम हतमी फ़ैसला करना। वहाँ कैफ़ी से मुलाकात के बाद अब्बा जान मुझे शहर के लिए चौहाटी ले गए। वहाँ उन्होंने मेरी राय पूछी। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा कि अगर कैफ़ी मिट्टी भी उठाएंगे, मजदूरी भी करेंगे, तो भी मैं इनके साथ काम करूँगी और इनसे ही शादी करूँगी। बस फिर क्या हुआ, अगले दिन शौकत ने निकाह कर लिया और इसके मामू के बेटे ने प्यार के चक्कर में अपने आप को गोली मार दी और खुदकुशी कर ली। शादी के बाद कैफ़ी अपनी बीवी शौकत को लेकर पहली बार अपने गांव मौजमा गए, जहां उनके घर में ना बिजली थी ना पानी। शौकत के मुताबिक वहां बहुत गर्मी थी। छत पर हाथ से खींचे जाने वाला पंखा था। मैं और मेरा बच्चा दोपहर को एक बिस्तर पर सोते थे। कैफ़ी मेज़ पर टेक लगाए नज़मियाँ लिखने में मसरूफ़ हो जाते। उन्होंने अपनी नज़में टेलीफोन और तेलंगाना वहीं लिखी। इस दौरान वो अपनी टांग से रस्सी खींचते रहे और हमें हवा मिलती रही। घर के लड़के कैफ़ी का मजाक उड़ाते थे और रस्सी खींचने की नकल करते हुए उन्हें परेशान करते थे। शौकत कैफ़ी याद करते हुए कहती हैं कि इस वक्त कैफ़ी की जेब में सिर्फ ₹2.5 थे। राक्षी सिनेमा हॉल में चित्तनानंद की फिल्म सफ़र दिखाई जा रही थी। हमने ₹1.25 की 2 टिकट लेकर फिल्म देखी। मुझे प्यास लगी। वक्फे में मैंने कैफ़ी से पानी मांगा। इन दिनों दोपहर को सारे नल बंद हो जाते थे। वो कहती हैं कि एक बूढ़ी औरत राक्षी के कोने पर एक बर्तन में पानी लेकर 2 पैसे गिलास में पानी बेचती थी। हमारे पास और पैसे नहीं थे। कैफ़ी ने कहा कि जाओ इस बूढ़ी औरत से पानी लेकर पी लो। जब पैसे मांगे तो कहना कि मेरे शौहर वहाँ हैं, मैं उससे पैसे लेकर आती हूँ। शौकत कहती हैं कि बाद में जब भी हमें वहाँ से गुजरना होता तो कैफ़ी मुझे छेड़ता ताकि देखो कि बूढ़ी औरत अपने 2 पैसे के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। शौकत का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैफ़ी जैसा शख्स नहीं देखा जो मर्द और औरत में फ़र्क अपनी बीवी का एहतराम करता था। वो कहती हैं कि उन्होंने मुझे आपके अलावा कभी नहीं बुलाया। वो फालिज के बाद 20 साल तक ज़िंदा रहे। मैंने हमेशा उनकी आंखें पढ़ी और वो सब कुछ किया जो कैफ़ी चाहते थे। बायां हाथ बेगार हो गया था। वो पजामा भी नहीं बांध सकते थे, ना ही वो खुद नहा सकते थे। उन्हें नहलाना, उनके कपड़े इस्त्री करना, उनके साथ सैर को जाना, ये सब काम मैं करती थी। उनके जैसा आदमी मेरे सामने से आज तक नहीं गुजरा। वो एक अजीम इंसान थे। नादरीन, आप लोग इस लव स्टोरी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।